दोस्तों नमस्कार। सवाल सिर्फ शेयर बाजार का नहीं है। सवाल तो इस देश के उस राजनीति का है जो संसद से चलती है, लेकिन संसद से निकलने वाली राजनीति अगर शेयर बाजार पर निर्भर हो जाए और उस शेयर बाजार के खिलाड़ी अगर राजनीतिक सत्ता के साथ मिल जाएं, तो इस देश के भीतर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी बिड लगती है यानी जो भी बोली लगती है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितने भी देशों के साथ दो देशों के जो आर्थिक संबंध बनते हैं और जो व्यापार होता है, जो धंधा होता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसकी खरीद होती है, इन सब पर कोई ना कोई सवालिया निशान इस दौर में लग जाएगा। शायद इसीलिए संसद जांच नहीं करेगी, शेयर बाजार चलता रहेगा। सवाल यह भी नहीं है कि संसद को इन्वेस्टर्स की फिक्र है, जी नहीं, उन्हें खिलाड़ियों की फिक्र है। ऐसे खिलाड़ी जो इस दौर में जिस कुलांचों के साथ आगे बढ़ रहे थे, उसने देश के भीतर में सारे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में कैसे ले लिए। वह कौन सा तरीका है जिसमें कोई भी बिड लगाता है लेकिन बिड एक ही शख्स जीत जाता है। वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के शेयर बाजार के भीतर होते हुए वैल्यूएशन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और यह भी एक नया सवाल आ गया है, क्या मामला सिर्फ अडानी कांड तक रुक जाएगा या इसके बाद चंद कांड का जिक्र और होने वाला है। यह एक इंडिकेशन है, जो इंडिकेशन दिखला रहा है, बतला रहा है कि स्थितियां शेयर बाजार में जो वैल्यूएशन होता है अब भी नहीं संभले तो फिर नाजुक हो जाएगा। और भला मनाइए उन परिस्थिति का कि हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने भारत की एलआईसी और एसबीआई को चेता दिया और वो चेत गए या सरकार को निर्देश देना पड़ा। स्थितियां जो भी हों, लेकिन नाजुक स्थिति कैसे है और इसके तार दुनिया भर में कैसे जुड़े हैं, इसीलिए सवाल बड़ा है, जांच कैसे हो। हर कोई तो कटघरे में खड़ा कहीं नजर तो नहीं आएगा। इन बातों की शुरुआत तो इस बात से हो जाए कि दुनिया के कितने देशों में जब प्रधानमंत्री ही यात्रा करते हैं तो उनके साथ अडानी ग्रुप के गौतम अडानी यात्रा क्यों कर रहे होते हैं। जहां पर जो आर्थिक संबंध बनाए जाते हैं, क्या वह भी राजनीतिक तौर पर ढील दी जाती है और भारत के कॉरपोरेट और वहां की परिस्थितियां अनुकूल की जाती है। कई सवाल एक साथ आपके जहन में तुरंत आ सकता है। और इस हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद की परिस्थितियों में भी किस तरीके से इजराइल ने हाइफा पोर्ट जो सौंपा, जो इससे पहले डील हुई थी, लेकिन वह तस्वीर इसी दौर में क्यों निकल कर आती है। तो क्या यह राजनीतिक तौर पर सरकार बचाना चाहती है। और कल जब अडानी ग्रुप के 3 कंपनियों पर एएसएम यानी एडिशनल सर्वेलेंस जो लगाया गया, वह भी सिर्फ इसलिए था कि बाजार अनुकूल रहे अडानी ग्रुप के और यह मैसेज ना जाए कि वह ढह रहा है। तो आज शुरुआत तो डाउ जोन्स से करनी चाहिए। अमेरिका के डाउ जोन्स ने भारत के अडानी ग्रुप के इंटरप्राइजेस को अपनी लिस्टिंग से बाहर कर दिया, यानी वहां इस कंपनी की कोई डील नहीं होगी। क्यों ऐसा किया? सिटी बैंक ने रोक लगा दी, अब वो अडानी ग्रुप के किसी बॉन्ड को या किसी भी शेयर को नहीं खरीदेगी। डाउची बैंक ने भी कह दिया अब हम नहीं खरीदार करेंगे। इससे पहले नॉर्वेजियन फंड ने अपने तौर पर रोक लगा दी, लेकिन बावजूद इसके दुनिया के अभी भी कई देश हैं जहां धंधे हो रहे हैं और धंधों के आसरे अडानी ग्रुप को बचाने की कोशिशें भी हो रही हैं। उसमें हो सकता है आपके जहन में यूएई का एक बैंक नजर आ जाए, लेकिन जरा स्थिति समझिए। किसी शेयर बाजार के भीतर एक खिलाड़ी को इसलिए बड़ा किया जाता है क्योंकि वह राजनीतिक तौर पर आर्थिक लाभ देने की स्थितियों को मजबूत भी करे और भारत के भीतर में जिस इकोनॉमी पर कई कॉरपोरेट राज करते थे वह कुछ बोले नहीं और वो सिमटते चले जाए। और इन सब के बीच लाखों इन्वेस्टर जो डूब गए, उनकी भी संख्या अगर परत दर परत सिर्फ अडानी ग्रुप के साथ जोड़िएगा तो वो 46 लाख इन्वेस्टर्स हैं जो इस दौर में लगातार लगा रहे थे। यानी शेयर होल्डर्स की तादाद 46,95,071 है। हम इन सब चीजों पर आए, लेकिन एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। अडानीज के तार सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, वो अपने तौर पर रशिया से भी जुड़े हुए हैं, अपने तौर पर मलेशिया से भी जुड़े हुए हैं, अपने तौर पर इजराइल से भी जुड़े हुए हैं। और इन तमाम जगहों के बीच जब एक जानकारी आई कि एक कंपनी एलारा कैपिटल
जो काम ब्रिटेन की कंपनी है उसमें जो लॉर्ड जॉनसन है, जो कि बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के छोटे भाई थे, उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया ये कहकर कि जब हिडेनबर्ग रिसर्च आया और उसके बाद एफपीओ को वापस लेने तक की नौबत आ गई, तो मैं अब डायरेक्टर पद पर नहीं रहूंगा। और ये डायरेक्टर पद पर जून 2022 में बने थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनका काम कॉरपोरेट के लिए फंड की व्यवस्था करना था। तो जब आप ब्लैक लिस्टेड होते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, जब ऐसी परिस्थितियां उपजती है तो कई सवाल एक साथ होते हैं। तो क्या दुनिया के तमाम देशों में ये सवाल है? ये सिलसिले की शुरुआत प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ करते हैं। 2014-15 के बीच जब प्रधानमंत्री दुनिया को रौंद रहे थे अपनी यात्राओं के जरिए, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन 4 देशों में अडानी उनके साथ थे। लेकिन यह सिलसिला रुका और थमा नहीं। चाहे वो ब्राजील हो, चाहे चाइना हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे रशिया हो, चाहे मलेशिया हो, इन तमाम जगहों पर और इजराइल में भी तमाम जगहों पर अडानी इस प्रधानमंत्री के साथ थे। तमाम देशों के साथ संबंध लगातार बन रहे थे, आर्थिक समझौते हो रहे थे और अडानीज ग्रुप अपने पैर फैला रहा था। इसी दौर में बांग्लादेश के साथ भी 2017 में जो पावर सेक्टर में समझौता हुआ, उसी को लेकर झारखंड के गोड्डा में पावर प्लांट अडानी ग्रुप ने लगाया। लेकिन देखिए, जब स्थितियां मौजूदा वक्त में खुलकर दुनिया के सामने आई तो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने भी कहा, आप जिस कीमत पर बिजली हमें यह कहकर बेचना चाहते हैं कि हम बाजार से जो कोयला खरीदेंगे वह $400 पर मीट्रिक टन होगा, तो हम लोग तो खुद जब कोयला दूसरे पावर प्लांट के लिए खरीदते हैं तो वो सिर्फ $250 होता है, यानी पर मीट्रिक टन। तो आप इतनी कीमत क्यों लगा रहे हैं? यह बात पहले भी कही जा सकती थी, बाद में भी कही जा सकती थी, लेकिन जिस दौर में स्थितियां नाजुक है, दुनिया भर की नजर इस बात को लेकर है। यूएई में इंटरनेशनल हॉलिडे का होल्डिंग कंपनी है, सैयद वार शुएब उसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने $2 बिलियन दिया था अडानी ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन और इंटरप्राइजेस को। सवाल वहां पर भी अब उठ रहे हैं, हालांकि चीजें बचाई जा रही हैं। इजराइल के साथ तो जो हाइफा पोर्ट को लेकर जो समझौता हुआ सबके सामने है, लेकिन अडानी टोटल गैस फ्रांस की कंपनी है, ऑयल एंड गैस कंपनी है ये टोटल एनर्जी, और इसके साथ ही एक यूरोप की लीडिंग गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है सनम। इनके साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन और दूसरे के साथ कुल कोलैबोरेशन जो टोटल एनर्जी के साथ है, यानी फ्रांस तक भी पहुंचे। अडानी विल्मर ने स्विट्जरलैंड के मैकमाइल के कोहिनूर का जो ब्रांड खरीदा वह भी वहां से ले आए। पोर्ट की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड भी गए। म्यांमार में भी पहली बार योगन पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल इन्होंने क्रिएट किया। और इस फहरिस्त में जब हम देखना शुरू करते हैं तो दुनिया के 12 देश लगभग ऐसे हैं जहां पर प्रधानमंत्री की यात्रा भी होती है, समझौते अडानीज के साथ भी होते हैं। और इस दौर में सवाल उनके भीतर उठ रहे हैं या वहां की बैंकों में उठ रहे हैं कि जब अडानी ग्रुप ने अलग अलग देशों के अलग अलग कॉरपोरेट के साथ जो समझौते किए तो वहां के बैंकों ने कर्ज देने में कोई कोताही नहीं बरती कि उनके अपने देश में इस तरीके का प्रोजेक्ट लग रहा है या उस प्रोजेक्ट को इन्होंने ले लिया। जैसे एसीसी अंबुजा का आप जिक्र कीजिए, हॉलीकॉन कंपनी जो है। दुनिया भर के भीतर अब यह सवाल है कि क्या भारत में जो वैल्यूएशन शेयर बाजार के जरिए हो रहा था, अगर वो इतना फेक है, क्योंकि 4000 के ऊपर का चलने वाला शेयर आज की तारीख में 1500 पर हिचकोले खा रहा है। और हिचकोले अगर वो और खा जाता, अगर एएसएम नहीं लगाया जाता, यानी एडिशनल सर्विलांस एएसएम ना होता, तो और मुश्किल हो जाती। या फिर डाउ जोन्स ने जिस तरीके से बाहर किया उसके बाद तो स्थिति और नाजुक हो जाती। इस दौर में सरकार ने अपने तौर पर जो किया सो किया, लेकिन देखिए असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या पड़ा उसको देखिएगा। तो अगर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर आ रहे थे, 24 तारीख को जब हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई, उस दिन 700 करोड़ रुपया एक झटके में निकल गया, जो एफआईज ने निकाल लिया। अगले दिन 2381 करोड़ रुपया जो इनकी डीलिंग खरीदने और बेचने की हो रही थी उसमें माइनस में चले गए 2381 करोड़। उसके बाद 27 तारीख को सबसे ज्यादा 5977 करोड़ ये एफआईज ने और ज्यादा निकाला, जितना लगाया उससे ज्यादा निकाल लिया। अगर आप कल की बात करें तो कल भी लगभग 3065 करोड़ रुपए निकाले गए। पूरे जनवरी के महीने में लगभग 41,000
करोड़ रुपए निकाले गए एफआईज के जरिए, यानी असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे पड़ रहा है यह उसकी एक दृष्टि है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी दृष्टि काम करती है जब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक हो, सिटी बैंक अपने तौर पर हो, डाउची बैंक हो, नॉर्वेजियन फंड हो, तो जब ये बड़ी तादाद में दुनिया के बैंकों से पैसा आना बंद या जिन्होंने जो शेयर्स लिए थे उन्होंने बेचने शुरू कर दिए, तो बाहर से पैसा जब आना बंद हुआ तो बाहर के लोगों के बेचने की प्रक्रिया में खुद के शेयर बेचकर कैसे बचाई जाए खुद को, और ब्रोकर भी जब बेचने लगे तो सरकार ने एएसएम लगाया। एएसएम का मतलब बहुत साफ था कि जितने का शेयर होगा उतना ही पैसा आपको एडवांस में देना होगा। यानी इससे पहले लोग रिस्क लेते थे, लेकिन इसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो 100% पैसा किसी को पहले देना होगा तो वो हिचकोले खाएगा। तो सरकार ये मानकर चल रही थी कि अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, इन तीनों को एएसएम के दायरे में लाया गया। कहा गया कि हम सर्विलांस करना चाहते हैं, लेकिन स्थितियां यहां भी नाजुक हुई और आज शुरुआत से ही चीजें और प्रतिकूल जाने लगी। तब उसको संभालने की दृष्टि से जो भी रेगुलेटरी जिसका काम था कि होने नहीं देना है, तो उसने अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाने की शुरुआत की। अब आप सोचिए कि जो एएसएम का दायरा, उसमें कभी भी देश के सबसे रईस शख्स की कंपनियां आ जाएं, यह किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि उस दायरे में अगर कुछ और कंपनियों के हम नाम लें तो आप कहेंगे अच्छा ये कंपनियां एएसएम की, और उसके पैरेलल में अडानी इंटरप्राइजेस जिसका नाम डाउ जोन्स में गूंजा करता था, वह भी इस दौर में आकर खड़ी गई। बाकी कंपनियां देखिए, फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड, कांडागिरी स्पिनिंग मिल, निधि ग्रेनाइट, सुपर वेकर इंडिया लिमिटेड, हेरन इंडस्ट्री लिमिटेड, मोनार्क नेटवर्क लिमिटेड, क्या कंपनियां हैं, लेकिन इस फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां से अगला सवाल जो सबसे बड़ा शुरू होता है वह इस देश के भीतर के शेयर होल्डर्स का है। जो भारत के भीतर के शेयर होल्डर्स, जो तकरीबन 4.5-5 करोड़ लोग जुटे हुए हैं इस शेयर बाजार को चलाने में, उसमें जरा अलग अलग कंपनियों की परिस्थिति को आज देख लीजिए तो कुछ चीजें और साफ होगी। जब सरकार यह कहती है कि अरे वो शेयर बाजार है, हमें उससे क्या लेना देना, तो हमें लगता है एक क्षण के लिए यह भी याद दिला दें कि एक खेल केतन पारिक का भी हुआ था, और केतन पारिक को लेकर जब आवाज उठी 98 से 2000 के बीच, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस दौर में भी शेयर मार्केट के भीतर जो मैनिपुलेशंस हो रहे थे, स्थितियां नाजुक हो गई थी। और उस दौर में अगर आप चले जाइएगा तो 2001 में, जैसे इस बार 2023 का बजट रखा जा रहा था ना, इसी तरीके से 2001 में जब वाजपेयी सरकार में बजट रखा गया तो उस दिन, बजट के दिन ही शेयर बाजार क्रैश कर गया 176%, 176 पॉइंट नीचे आ गया। सरकार ने उसके बाद इंक्वायरी बैठा दी, जेपीसी बैठा दी गई, जिसकी मांग अभी हो रही है और सरकार कह रही है हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उस वक्त कहा गया था कि दरअसल लेना देना है क्योंकि इन्वेस्टर्स डूब रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो जानकारी निकल कर आई, विजुअल सॉफ्ट रोज जो था 625 रुपए से बढ़कर 8,448 प्रति शेयर पर चला गया। सोनाटा सॉफ्टवेयर 90 रुपए से बढ़कर 2,936 रुपए पर चला गया। कितने इन्वेस्टर डूबे, कितनों ने कमाया, कैसे कमाया, किस रूप में कमाया, इसकी जांच जब 30 सदस्यीय जेपीसी ने की, उसने 3 बातों पर गौर किया था। सर्कुलर ट्रेडिंग हो रही है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक इसमें कैसे शामिल है, माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव कैसे शामिल है, इसके अलावे 10 कंपनियों का और जिक्र किया गया और खुले तौर पर बताया गया कि 95 से यह धंधा शुरू था और 2001 तक चल रहा था। अब यह सवाल है कि मौजूदा वक्त में सरकार अगर कहती है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो आज एक बात गौर से सुनिए, अडानी इंटरप्राइजेस 2,53,423 शेयर होल्डर्स हैं इनके साथ, उनकी हालत क्या होगी। अडानी टोटल गैस 1,36,016 शेयर होल्डर है इनके साथ, उनकी स्थिति क्या होगी। अडानी ट्रांसमिशन 1,52,432 शेयर होल्डर है इनके साथ। अडानी ग्रीन एनर्जी 3,93,158 शेयर होल्डर। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 7,32,346 शेयर होल्डर है इनके साथ। अडानी विल्मर मैक्सिमम है 10,05,425
शेयर होल्डर हैं इनके साथ। अडानी पावर 14 लाख, ये और ज्यादा है क्योंकि पावर और एनर्जी को लेकर भारत के भीतर में राजनीति और राजनीति के आश्रय पैसा कमाने की परिस्थिति, यह सब कुछ आंखों के सामने है। अडानी पावर के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी संख्या 14,88,287 है। एसीसी सीमेंट 32,586 शेयर होल्डर हैं। अंबुजा 4,68,812 शेयर होल्डर है। और एनडीटीवी भी तो खरीद लिया है, उसके भी जो शेयर होल्डर है उनकी संख्या भी 32,586 है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में इन शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी लेने को सरकार तैयार नहीं है और उनकी जो स्थिति जिस रूप में भी हुई उस दिशा में देखने को तैयार नहीं। अब यहां पर जो दुनिया की रेटिंग कंपनी होती है, आपने ध्यान दिया होगा टेलीविजन स्क्रीन पर फिच रेटिंग कंपनी की बात तो चल रही है, मूडीज की नहीं चल रही है। फिच पॉजिटिव है तो चल रही है, मूडीज नेगेटिव है तो नहीं चल रही है। फिच का कहना है कि कंपनी के कैश फ्लो पर हमारी नजर है और अभी रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मूडीज कहती है उनके लिए फंड जुटाना मुश्किल होगा। किसके लिए? अडानी ग्रुप के लिए फंड जुटाना मुश्किल होगा और अडानी ग्रुप की नकदी की स्थिति का हम आकलन कर रहे हैं। यानी बिल्कुल एक नई परिस्थिति, दुनिया के टॉप मोस्ट कंपनियों को शुमार किए हुए अडानी ग्रुप के कैश और नकदी के आकलन की दिशा में मूडीज जा रहा है और कुछ पॉजिटिव फिच बता रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो इसके कई मतलब निकले, उससे पहले 3 बातों पर गौर कर लीजिए। राजनीतिक तौर पर जो भी परिस्थितियां इस देश के भीतर में बनी हैं, उसने पहली बार एक खुला संकेत दिया है कि दरअसल शेयर बाजार भारत की राजनीति का ग्राउंड जीरो है और उस शेयर बाजार को संभाले हुए प्लेयर्स या जिन प्लेयर्स को राजनीति ने खड़ा किया, उन प्लेयर्स के इर्द गिर्द रेगुलेटर्स हैं। वो रेगुलेटर्स आकलन नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, निगरानी नहीं करेंगे, वो आपको लगातार आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते वक्त आपके साथ इस देश के वो बैंक आकर खड़े हो जाएंगे जिनसे रिपोर्ट मांगी आरबीआई ने कि महाराज आप लोगों ने कितना पैसा दिया, बता तो दीजिए। लेकिन इन सब में राहत देने के लिए जरा ध्यान दीजिए, जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आती है उस दिन भी एलआईसी अपने डायरेक्टर्स के भीतर या उनके यहां जो लीगल टीम है वो जांच नहीं करती है, उल्टे वह शेयर उस दिन भी अडानी इंटरप्राइजेस की खरीद रही है। यानी लगातार आप खरीद रहे हैं जब हिडेनबर्ग रिसर्च आ चुका है उसके बावजूद भी, और दुनिया भर में सवाल हो रहे हैं। तो दुनिया का बाजार भारत के बाजार को महत्वपूर्ण इसलिए मानता है क्योंकि यहां की इकोनॉमी के भीतर में जो वैल्यूएशन का खेल होता है उसमें उसको लाभालाभ मिलता है और किसी भी ऐसे देश में शेयर बाजार से जब लाभालाभ होता है तो एफआईज जो होते हैं यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो तुरंत पैसा लगा देते हैं। लेकिन यह भारत के भीतर का पैसा बनाने का धंधा जो इतना कमजोर बना दिया गया कि जो पैसा लगाएगा और अगर वो एफआईज है तो उसको और पैसा लगाने के लिए उसके कुछ पैसे को बढ़ा दो, ये एक लिहाज से तत्काल में जुआ खेलने की परिस्थिति में लाकर शेयर बाजार को खड़ा कर दिया गया और उसको डेवलप करना है तो भारत के बैंकों को उसमें झोंक दिया गया, उसमें एलआईसी जैसी संस्था को झोंक दिया गया जिसमें करोड़ों लोगों की पूंजी लगी हुई है। यह एक ऐसी परिस्थिति बनकर खड़ी हुई जिसमें राजनीतिक तौर पर अगर कल को यह ऐलान हो जाए कि हम जेपीसी बना रहे हैं तो उसके बाद इस देश की परकच्चे या राजनीतिक सत्ता के परकच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि जो सिस्टम पूरा का पूरा क्रिएट किया गया उस सिस्टम के 2-3 अलग अलग एलिमेंट कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग से भी जुड़े हैं और इंटरनेशनल कॉरपोरेट डीलिंग से भी जुड़े हैं। तब आप क्या करेंगे? यह एक अपने तरीके की नायाब परिस्थिति भारत के सामने इस दौर में आकर खड़ी हो गई। हम और आप सोच सकते हैं कि चलिए यह जल्दी मामला आ गया, अगर नहीं आता तो पता नहीं 1-2 साल में कितने बैंक कंगाल हो जाते और एलआईसी का कितना पैसा डूब गया होता। यह हम आप सोच सकते हैं कि चलो ठहर तो गई चीजें, लेकिन सवाल है कि अब राजनीति जिस सिस्टम को अपना चुकी है कॉरपोरेट और शेयर बाजार के जरिए, क्या उसको वह तोड़ेगी या फिर उसको ढकते हुए एक नई परिस्थिति को खड़ा करेगी? यानी इस बात का जिक्र जो बार बार होता है कि अडानीज को तो डंप कर देंगे, उसके बाद नई स्थिति में किसी दूसरे को खड़ा कर देंगे, यह इस खेल में संभव नहीं है
क्योंकि एक पूरा सिस्टम जब बनाया गया है और उसके साथ इस देश के एसेट्स को दे दिया गया है, वो एसेट्स तो इस देश में मौजूद हैं। तो क्या यहां सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात मान लेनी चाहिए जो कहते हैं कि सबका नेशनलाइजेशन आप कर दीजिए? अगर नेशनलाइजेशन करने की स्थिति में यह सरकार होती तो नेशनलाइजेशन की गई स्थितियों को प्राइवेट हाथों में बेचने की दिशा में 2015 से नहीं बढ़ती। और इस बार भी जब वो डिसइन्वेस्टमेंट में, यानी जो डिसइन्वेस्टमेंट की रकम है वो 51,000 करोड़ कमाने की है और जिन कंपनियों को फहरिस्त में लाया गया है जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, तो सरकार का मैसेज बहुत साफ है। हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे इस देश को आर्थिक तौर पर चलाने की। यह काम कॉरपोरेट पैसा पूंजी शेयर बाजार का है। हम जिम्मेदारी लेंगे कि उस पूंजी के आश्रय जो हमारे पास पैसा है उसके जरिए हम राजनीति में लगातार सत्ता पे बने रहें। इन दोनों बीच की परिस्थिति में आप किस जांच की कलई को खोलना चाहते हैं? और खास तौर से तब जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तमाम बैंक जो कल तक लोन देते थे और अलग अलग देशों की जब हम आपके सामने फहरिस्त बता रहे थे, तो जिन बैंकों के जरिए पैसा आ रहा था उसमें सिंगापुर का बैंक है, उसमें यूएई का बैंक है, इससे पहले उसमें ऑस्ट्रेलिया की मौजूदगी थी, उसमें फ्रांस की मौजूदगी थी, उसमें इजराइल की मौजूदगी थी। ये सारी चीजें बता रही हैं कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत के कॉरपोरेट को एक ऐसे मार्केट में तब्दील कर दिया गया जिसका मतलब था कि आप उस बाजार में पैसा लगा रहे हैं, आप कॉरपोरेट में पैसा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेट तो इस देश के प्रधानमंत्री के साथ सफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये देश ही वही है और मार्केट ही वही है। अब ये भ्रम जब टूटने की परिस्थिति में आया तो हर कोई अपना पैसा बचाएगा या डूबने से भागेगा या फिर उस गोरख धंधे में नहीं फंसेगा जहां गलत वैल्यूएशन के आश्रय चीजें इतनी बड़ी हो जाती हो। तो इन परिस्थिति में आखिर के 2-3 सवाल सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है। क्या भारत की राजनीति शेयर बाजार के गलत वैल्यूएशन के आश्रय भारत की राजनीति को पूंजी में तब्दील करके चुनाव जीतती है? दूसरा सवाल, क्या शेयर बाजार के प्लेयर्स इस देश के बैंकों के सामने गलत वैल्यूएशन बिना बैंकों के जानकारी के रखते हैं या बैंकों की जानकारी में होता है क्योंकि उन्हें खून चख लिया है कि कर्ज देने के बाद माफ सरकार कर ही देती है रिटर्न ऑफ के लिए, और बीते 5-6 सालों में 11 लाख करोड़ तो सरकार ही माफ कर चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा सवाल, क्या वाकई पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई है? क्या वाकई इस देश में पूंजी की अहमियत पार्लियामेंट पर भारी पड़ गई है? क्या वाकई शेयर बाजार भारत का वो ग्राउंड जीरो बन चुका है जहां पैसा लगाना, पैसा बनाना, पैसा कमाना, पैसा खपाना और उसके जरिए अपनी नेटवर्थ को दुनिया के सामने दिखाना और उस नेटवर्क की ताकत के आश्रय राजनीति को अनुकूल कर लेना, क्या ये बिल्कुल नई परिस्थिति है? इन 3 अक्स के आईने में भारत के लोकतंत्र को मत देखिए, पहली बार यह देखिए कि जब कोई अपने आप का विस्तार भारत की पूंजी और वैल्यूएशन के जरिए करने की शुरुआत करता है तो उसकी शुरुआत जहां होती है वह हम देख चुके हैं, हमें और आपको अंत भी देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।